नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। औषधीय एवं सुगंधित पौधे की खेती के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। बिजली पर निर्भरता कम करेगा सौर ऊर्जा। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई के लिए उन्नत प्रभेद का करें चयन। उद्यान निदेशालय विभाग द्वारा फसल विविधीकरण योजना के जरिए सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए 9 जिलों का चयन किया गया है। इन 9 जिलों में जमुई, गया, पूर्वी चंपारण, नवादा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सहरसा और वैशाली जिला शामिल हैं। राज्य के कई जिले औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए जलवायु अनुकूल हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उद्यान विभाग ने इन जिलों में सुगंधित तथा औषधीय खेती के लिए फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने पर इकाई लागत का 50% तक का अनुदान मुहैया कराया जाएगा। फसल विविधीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुगंधित एवं औषधीय पौधों और शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही राज्य के किसानों को सहायता अनुदान देकर जलवायु परिवर्तन के आधार पर फसल पद्धति विकसित कर उनकी आय में वृद्धि करना है। मछली पालक किसान भाई, अभी ठंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस मौसम में भी मछलियों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मछलियों में होने वाली एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम एक ऐसी ही बीमारी है जिसका समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में पूरे पोखर की मछलियां संक्रमित हो सकती हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मछली पालन किसान भाई सिफेक्स नामक दवाई का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बढ़ते आधुनिक खेती की तकनीक से किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है, जिससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली बिल के भुगतान में चला जाता है। सौर ऊर्जा एक ऐसी तकनीक है जिससे किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। देश में उत्पादन से अधिक विद्युत की मांग होने की वजह से आज के परिदृश्य में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसी गैर परंपरागत स्रोत में से एक है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई साल पहले से किया जा रहा है। इस तकनीक में सुधार होते होते आज यह विद्युत उत्पादन का सबसे सरल एवं आसान तरीका बन गया है। इससे एक ओर जहाँ ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर कम होगा, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण भी होगा, साथ ही पर्यावरण पर दबाव भी कम होगा। इस तकनीक से किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। आज के समय में कई ऐसे सोलर पंप सेट हैं जिससे सिंचाई करना बेहद ही किफ़ायती साबित हो रहा है। भिंडी हमारे यहाँ की प्रमुख सब्जियों में से एक है। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाई भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए इसके उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। शीतला उपहार, काशी वरदान एवं काशी नंदिनी इसकी प्रमुख किस्में हैं जिसके उपयोग से उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक प्राप्त कर सकते हैं। देश के ज़्यादातर किसान पारंपरिक तौर तरीकों से ही खेती करते हैं जिससे उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खेती का तौर तरीका बदला, खेत में नए प्रयोग किए और वो खेत से ही कमा रहे हैं। पटना जिले के सर्वजीत कुमार ऐसे ही एक किसान हैं जो बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती कर रहे हैं। सर्वजीत अपने 3 बीघे में गन्ना उगाकर सालाना लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं। तो हमको लगा कि इस खेती को पहले मेरे गांव में बहुत ज़्यादा होता था और विलुप्त हो गया है और मिट्टी भी यहाँ के उपयुक्त है, तो मैंने सोचा कि लगभग बृहद रूप में एक व्यवसाय के रूप में
लगभग 4 बीघा के आसपास में मैंने खेती का सारा खेत तैयार कर दिया है। उसमें अभी मैं सरसों लगा दिया हूँ और जैसे हम लोग का फरवरी में फिर बेहद रूप से, ये तो छोटा रूप था, और बेहद रूप से मैं ऊख का खेती, गन्ना का खेती करने जा रहा हूँ। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 3000 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 4000 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल और कद्दू 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। पिछले कुछ दिनों से जारी ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। फिलहाल देश के पश्चिमी भाग का आकाश साफ हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि राजधानी पटना में मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व आलू की फसल की कटाई शुरू करें एवं कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपके साथ तान्या। आज के इस अंक में आपने कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारियां प्राप्त की, मंडी के भाव को जाना एवं मौसम के हालात को जाना। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे लेंगे पहले एक छोटा सा विराम। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस अंक में है बहुत कुछ खास। मिलते हैं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। विराम के बाद फिर से आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि पशुओं को लंपी रोग, जिस खासकर गाय भैंस में लंपी रोग हो जाता है, उसके रोकथाम को या उससे बचाव कैसे किया जाए, जिसमें हमारा साथ देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, जब भी आपके समस्या की बात होती है, जब भी किसी प्रकार की समस्या की चर्चा होती है, तो हमारा दूरदर्शन, हमारा कृषि दर्शन आपके समस्याओं का समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होता है। विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं आपकी समस्याओं के। इसी कड़ी में आज हम हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं पशु औषधि विभाग बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं लंपी के बारे में, चूँकि लंपी खास करके इधर हाल के दिनों में, क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी तो भारत में है नहीं, तो इधर हाल के दिनों में काफ़ी किसान इससे प्रभावित हुए हैं और बहुत परेशान हुए हैं। खास करके जो कहें मृत्यु दर क्या है वो तो आपके पास डाटा होगा, लेकिन लंपी का क्या लक्षण है सर? लंपी है क्या? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लंपी क्या है। लंपी एक विषाणु जनित रोग है और इसमें त्वचा पे गांठ बन जाते हैं। ये गांठ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। शुरू की अवस्था में छोटे छोटे गांठ होते हैं और इसमें पशु खाना छोड़ देती है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं या LSD बोलते हैं या गांठदार त्वचा रोग भी बोलते हैं। और इस बीमारी से ज़्यादातर किसान भाई परिचित हैं,
क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है जानवरों के बीच में और ज़्यादातर ये गाय और भैंसों में होता है। इस बीमारी का मुख्य कारण जैसा कि मैं बताया LSD वायरस होता है, जो एक विषाणु है और इसे फैलने के लिए मुख्यतः जानवर के लार के द्वारा या जानवर के एक साथ खाना खाने के द्वारा या जानवर को साथ में पानी देने के कारण यह फैलता है। इसके अलावा जानवरों के शरीर पे हम किलनी देखते हैं या कोई भी कीड़ा हो या मच्छर हो या मक्खी हो, वो भी एक जानवर से दूसरे जानवर में इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। सर, इसका लक्षण क्या है? लंपी को कैसे पहचानेंगे हमारे किसान की लंपी हो गई हमारे जानवरों? इस बीमारी को पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसमें शुरू के अवस्था में पशु खाना कम कर देगा, मुंह से लार टपकने लगता है और जानवर के शरीर पे छोटा छोटा गांठ बन जाता है। शुरू के अवस्था में ये गांठ छोटा होता है, धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ने लगता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है और बाद में जाके यह फट जाता है और घाव का रूप ले लेता है। यह गांठ या तो उदर के ऊपर में होता है या पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें पशु का उत्पादन कम जाता है, पशु खाना कम कर देता है तथा लंगड़ा कर भी चलता है। कुछ पशुओं में गर्भपात भी हो जाती है। ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये ज़्यादातर पशुओं में महीनों से ऊपर तक चलता है। तो इस दौरान पशुओं का देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या अभी तक का आपका जो शोध है इस लंपी पर, इसमें इलाज कितना कारगर है? मतलब क्या इसका इलाज है और कितना कारगर है इसमें? तो विषाणु के कारण होने के कारण इसका कुछ निश्चित उपचार नहीं होता है। लक्षण के आधार पे ही हमें इसका उपचार करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं बोला, इसमें बुखार होता है तो बुखार के लिए हम लोग इसका इलाज करते हैं, या लंगड़ा के चल रहा है तो उसके लिए इलाज करते हैं। इसके अलावे पशु अगर खाना कम कर दिया तो उसके लिए कुछ भूख लगाने का दवा देते हैं। ज़्यादातर हमारा जो उपचार होता है वो लक्षण के आधारित होता है और हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे, जब भी उनके पशु के शरीर पे छोटा छोटा गांठ बनने लगे तो उन्हें नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि शुरू के अवस्था में अगर इसका इलाज शुरू किया जाता है, खास के हम लोग देखते हैं कि आइवरमेक्टिन और लिवामीजॉल का अगर एक डोज भी दे दिया जाता है तो पशुओं में बीमारी जो है भयावह रूप नहीं ले पाती है। सर, इसमें हम जानना चाहते हैं कि बचाव क्या हो सकता है, चूँकि अनावश्यक रूप से कभी कभी हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है बिहार में, वहाँ झोला छाप डॉक्टर जो हैं जो अधिकृत नहीं है, वैसे डॉक्टर अनावश्यक रूप से नाधुंध दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी पशुएं और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कभी कभी उस मर भी जाती है, बिना वजह मर जाती है, दवाओं के प्रभाव से मर जाती है। तो उस स्थिति में बचाव के लिए क्या करना चाहिए लंपी से, और किन किन दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए जो किसान भी जान सके? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पशु में लंपी का कोई भी लक्षण जैसे गांठ का आना दिखता है, ज़्यादातर पशुओं में सबसे पहले गांठ का आना ही दिखता है, तो उस समय आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और उसी समय से आपको उसके उपचार का प्लान करना पड़ेगा कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे आगे चलाना है। इसके लिए आप पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशु को एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं शुरू की अवस्था में, और लिवामीजॉल का। ये लिवामीजॉल जो है वो पशु के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे बीमारी की जो संक्रामकता है उसको वो कम करेगा और कम से कम लक्षण दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, पशुओं के पैर के बीच में भी पानी जमा हो जाता है, पशु के पैर में पानी जमा हो जाता है। इन सब अवस्थाओं में आप मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर आता है उसका लेप लगा सकते हैं, और ऐसे स्थिति होने में आपको निश्चय ही नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अननेसेसरली ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। जो सही उपचार है वो आपको पशु चिकित्सक ही दे पाएंगे और हमेशा आपको उन्हीं के पास इसके लिए जाना चाहिए। लंपी को सर, अब आखिरी सवाल मेरा होगा कि लंपी को कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम का क्या उपाय होना चाहिए? लंपी एक विषाणु जनित रोग है, तो ये आपस में छुआछूत से भी फैलता है। जैसे पशु के लार से फैलेगा या पशु के साथ में खाने पानी पीने से फैलेगा।
तो सबसे पहले हमें जो पशु बीमार है उस पशु को अलग कर देना चाहिए और अलग करके उसका सारा इलाज करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति उस पशु के इलाज में या खाना पीना देने के लिए उपलब्ध है, उस व्यक्ति को दूसरे पशु के पास नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावे हम अगर कोई नया पशु बाहर से लाते हैं तो उसको 14 दिनों के लिए बाहर रखना चाहिए और पशु में देखना चाहिए कि किसी प्रकार का लंपी का तो लक्षण नहीं आ रहा है, जैसे कि त्वचा पे गांठ जैसा कुछ बन तो नहीं रहा है। इसके अलावे पशु के शरीर पे अनेक कीट होते हैं या मच्छर है या किलनी है, तो उसके लिए हमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन कीटाणुओं के द्वारा ही बहुत सारे बीमारी ये फैलता है पशुओं में। इसके अलावे सबसे कारगर उपाय जो है इसके लिए वो है टीकाकरण। तो टीकाकरण के लिए हमारे देश में भी पिछले साल एक वैक्सीन आया है जिसका नाम है लंपी प्रो वैक्सीन। ये वैक्सीन अब सारे राज्यों के पास उपलब्ध है और ये काफ़ी कारगर वैक्सीन है। इस वैक्सीन को देने से पशुओं में ये लंपी का होने का चांस बहुत कम होगा। इस वैक्सीन को पशु में छोटे पशु और बड़े पशु किसी में भी दे सकते हैं। इसको 3 महीने के एज से दिया जा सकता है। इसका चमड़ी के नीचे दिया जाता है। यह पशु को 1 साल तक के लिए प्रतिरोधक बनाता है। 1 साल बाद आप इसको फिर से दोबारा दे सकते हैं। क्या किया जाए रहन सहन, चूँकि दवा के अलावे जो रहन सहन उसका है, जो बाड़ा जिसको कहते हैं, गाय का बाड़ा है, उसको किस तरह से रखा जाए ताकि लंपी वायरस पनप नहीं पाए, और अगर पनपता है तो चूँकि कई बार ऐसा होता है कि किसानों के दीवालों में भी किसी तरह का कोई न कोई कीटाणु विषाणु रहते हैं, तो उसको किस तरह से स्टरलाइज करें या उसका रख रखाव की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लंपी वायरस जो है कभी भी आएगा तो बाहर से ही आएगा, तो सबसे पहले तो हमें बाहर से आने पे इस पर रोक लगाना होगा। इसके अलावे यह किसी कारण से अगर आ गया, मान लीजिए किलनी ही है अगर फार्म में, तो ये किलनी के थ्रू एक पशु से दूसरे पशु में जा सकता है। तो इसलिए हमें ये कीटनाशक दवा का जैसे मैं उपयोग करने के लिए बोला, इसके अलावे हमें फ्लोर पे भी कीटनाशक दवा आते हैं जो किलनी को मारने के लिए उपयोग होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावे नीम का पत्ता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं छूट गया था बताना। तो नीम के पत्ता को उबाल के अगर पशु को उससे स्नान कराते हैं तो इससे कीट के भी आने की संभावना बहुत कम होगी और ये वायरस के फैलने को भी रोकता है। लंपी कैसे हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन अगर सहजतापूर्वक उसका सामना करें तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, चूँकि मृत्यु दर भी जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें अधिक नहीं है। तो आप अब सहजता से उसका सामना करें और अनावश्यक रूप से जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास न जाएं, अधिकृत डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, तो आप इससे समाधान निश्चित रूप से पा सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में लंपी रोग से कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन
यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में, उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के आपने इस अंक में देखा कि लंपी रोग से कैसे पशुओं को बचा सकते हैं, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं अगर लंपी रोग आपके पशु को हो गया है। तो अब मुझे और मेरे पूरे कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।